हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आपने यूनिट 1 अच्छे से कंप्लीट कर लिया। चलिए यूनिट नंबर 2 की तरफ। यूनिट नंबर 2, प्लानिंग। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट आर ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, स्टेटेड फीचर्स। देखो पहले हम चार टर्म समझ लेते हैं जिससे आपको इजी फील होगा। पहले होता है मिशन, फिर होता है विजन, फिर होता है गोल्स, फिर होता है ऑब्जेक्टिव्स। मिशन क्या होता है? दूर तक की देखना। जैसे आप सुनते हो रिलायंस या अदानी 50-50 साल की सोच के प्रोजेक्ट में पैसा लगा देते हैं, कई करोड़ों रुपए। वो क्या होता है, उन्हें पता होता है कि आने वाले टाइम में हमें ये सब करना है। फिर आता है विजन। विजन क्या होता है? जहां तक हम देख सकते हैं, मतलब साल, 2 साल, 3 साल, तो वहां तक का सोच रखना। फिर आता है गोल्स। गोल्स क्या होता है? आपने उस जो सा आपका मिशन है, आपने उसको ब्रेक कर दिया छोटे छोटे पार्ट्स में, ताकि वो जल्दी अचीव हो जाए। ऑब्जेक्टिव्स क्या है? जैसे आपने गोल रख दिया, मुझे साल के आखिरी में 10 करोड़ की सेल ज्यादा चाहिए। अब आपका ये क्या मिशन है? तो अब ये तो है नहीं आप साल के आखिरी में देखोगे भाई अचीव हुआ क्या नहीं हुआ। आप हर महीने मेजर करोगे। तो महीने में आपने कुछ भी टारगेट रख दिया जो आपका स्पेसिफिक है, तो आप मंथ के एंड में कंपेयर करोगे, उसे गोल कहते हैं। ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है? गोल का भी छोटा पार्ट, मतलब आपने वीकली वीकली मेजर करना, तो उसको हम ऑब्जेक्टिव्स कह देते हैं। कि अगर देखो आप, जैसे आपका क्या है, आप देखते हो मैंने कल काम किया क्या नहीं किया। अगर नहीं किया तो आप सोचते हो कि आज मुझे इतना ज्यादा काम करना है। अगर आप कंपेयर ही नहीं करोगे तो वो बेसिस कहां से मिलेगा। ऐसे ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स रेफर्स टू स्पेसिफिक मेजरेबल एंड्स आइडेंटिफाइबल टूवर्ड्स which the organizational activities are directed. They are the end result of the organization operations. The entire process of planning becomes meaningless in the absence of objectives. जब तक आप ऑब्जेक्टिव सेट नहीं करोगे, आपका प्लान बनाने का कोई मतलब ही नहीं बनता। फ्लोइंग आर दी फीचर्स। फीचर्स क्या है? चैलेंजिंग। जितना ज्यादा आपका ऑब्जेक्टिव चैलेंजिंग होगा, उतना ज्यादा चैलेंजिंग पर्सनल की नीड होगी आपको। अटेनेबल। आप ऐसा मत कर देना जैसे वो कहते नहीं है, मैं तेरे लिए 4 सितारे तोड़ के ले आऊंगा, मतलब ये तो अचीव हो ही नहीं सकता। अटेनेबल, जो सा अचीव हो सके। स्पेसिफिक, 5000 यूनिट्स। ये क्या है? स्पेसिफिक भी है और मेजर कर सकते हो। टाइम लिमिट, ये नहीं कि आप, आपका मन आ रहा है कभी आप 1 साल बाद देख रहे हो, कभी आप अगले दिन लेके बैठ रहे हो। टाइम लिमिट फिक्स कर दो भाई, मैं वीक के एंड में मेजर करूंगा या मैं 3 दिन बाद मेजर करूंगा। स्पोर्टिव। स्पोर्टिव क्या? शॉर्ट टर्म गोल्स शुड सपोर्ट दी लॉन्ग टर्म गोल्स। मीन्स जो आपका, जैसे आपके मंथ के एंड में सेल्स क्या है, तो आप हर हफ्ते सेल्स की रिपोर्ट चेक करोगे। ये क्या है? आपके शॉर्ट टर्म गोल्स एक लॉन्ग टर्म के लिए हेल्प कर रहे हैं। हायरार्की। प्रायोरिटी, फ्लेक्सिबल। प्रायोरिटी क्या होता है? जैसे आपके पास, आपको 4 सब्जेक्ट पढ़ने दिन के, आप क्या कहते हो, हाँ यार इसका बहुत जरूरी काम है, अगर ये काम नहीं हुआ मुझे कल बहुत डांट पड़ेगी, हाँ इसका फिर भी चल जाएगा। आप क्या ये प्रायोरिटी सेट करते हो? ऐसे ऑब्जेक्टिव्स। एक ऑर्गेनाइजेशन के क्या होता है, मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स हो, फिर वो प्रायोरिटी सेट करते हैं कि सबसे पहले क्या होना चाहिए। फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल का क्या मतलब है? जैसे जैसे इन्वायरमेंट में चेंजेस आ रहा है, तो हमारे ऑब्जेक्टिव में भी हमें चेंजेस लाना पड़ता है। अगर हम ऑब्जेक्टिव में चेंजिंग नहीं लाएंगे, तो अगर आपका ऑब्जेक्टिव अचीव भी हो रहा है तो उसका क्या मतलब आएगा, वो मीनिंगलेस बन जाएगा। What are the importance of setting organizational objectives? Importance क्या है? Basis for managerial function. All the functions of manager like planning, organizing, staffing, directing, controlling are directed towards organizational objectives. मतलब इन सारे functions का क्या मीनिंग है कि हमें objectives अचीव करने हैं। Basis for organizational existence. एक ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है, इसका कैसे पता चलता है कि ऑर्गेनाइजेशन वर्क कर रही है कि नहीं कर रही। ऑर्गेनाइजेशन का वर्क कैसे पता चलेगा कि उसके ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। बेसिस फॉर वेरियस टाइप्स ऑफ प्लान। जैसे जैसे प्लान होते हैं वैसे वैसे हमारे ऑब्जेक्टिव्स बनते हैं। स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस। स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस क्या होता है कि आपने रख दिया मुझे 5000 यूनिट्स, ये क्या है? स्टैंडर्ड। आप अगले हफ्ते क्या देखोगे, इसने 5000 से कम बनाई या 5000 से ज्यादा बनाई। यूनिटी ऑफ एक्शन। मोटिवेशन। बेसिस ऑफ कोऑर्डिनेशन। बेसिस ऑफ डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग के लिए भी तो कोई बेस होना चाहिए। आप कोई टॉपिक को सोच रहे हो, वो टॉपिक क्या आपका एक बेस ही तो है। बेसिस फॉर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द फ्लोइंग। फर्स्ट है मल्टीप्लिसिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। इसमें क्या कि जो से ये कहते हैं कि एक प्रॉफिट और बिजनेस का क्या मोटिव होता है? प्रॉफिट का। और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का क्या है? वो वेलफेयर सर्विस है। लेकिन आज के लिए सच नहीं है। क्यों? क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन के वेरियस ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। जैसे ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट कमाना भी है, लेकिन लॉ में एक सेक्शन है CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसके अंदर क्या है कि उन्हें कुछ प्रॉफिट्स का कुछ एक पार्ट अपने सोशल डेवलपमेंट पे लगाना पड़ता है। स्कूल खुलवा दो, या इन्वायरमेंट को साफ सफाई में लगा दो, क्लीननेस में, या आप इन्वायरमेंट को एक्सप्लोर करें तो उनकी जगह आप कुछ और रिसोर्सेज लगाएं। तो ऐसे करके, जैसे इसमें क्या रखा है, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स। इकोनॉमिक में क्या है? प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना, प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, कस्टमर क्रिएशन। ऑर्गेनिक ऑब्जेक्टिव्स क्या है? यूटिलाइजेशन ऑफ मैन पावर, डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, पार्टिसिपेशन एंगेजमेंट, ट्रेनिंग एंड मोटिवेशन।
मीन्स आप एक टाइम पे एक काम नहीं करके मल्टीपल काम कर रहे हो। सोशल ऑब्जेक्टिव क्या है कि देखो जब एक कस्टमर सेटिस्फाई हो गया तभी तो दोबारा आएगा। ये नहीं कि हम हर टाइम न्यू को टारगेट कर रहे हैं। हमारा मेन होता है कि नए तो आए, साथ में हमारे ओल्ड वाले भी रिटेन रहे। फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस कि जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन, जैसे आपने कस्टमर को खराब माल लगा चेप दिया, बट क्या है उसे कस्टमर नेक्स्ट टाइम नहीं आएगा। जनरेशन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, नेशनल ऑब्जेक्टिव क्या, डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड एरियाज। जैसे कई बार बैकवर्ड में क्या करते हैं, गवर्नमेंट टैक्स हॉलीडे देती है कि आपको टैक्स छूटी है, आप प्रॉफिट कमाए और घर ले जाएं। तो उसमें क्या होगा, वो बैकवर्ड में लगाएंगे, वहां पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज देंगे, स्कूल ओपन करेंगे। जनरेशन ऑफ ट्रेड पर सरप्लस, प्रोवाइडिंग सोशल जस्टिस। हायरार्की ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, हायरार्की ऑफ ऑब्जेक्टिव्स में क्या कहते हैं, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल। हम 3 लेवल पढ़ के आए थे। तो हर एक लेवल के खुद के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। जैसे इसमें बताया गया टॉप लेवल की क्या है, सोशल और इकोनॉमिक पर्पस। कि टॉप लेवल को तो आउटसाइड वर्ल्ड के साथ कनेक्शन रखना पड़ता है कि मतलब क्या चेंजेस आ रहे हैं, क्या हमें अपग्रेडेशन की जरूरत है सारी प्लानिंग में। मिडिल लेवल का क्या होता है, मिशन ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन, कि पूरे ऑर्गेनाइजेशन को कैसे मेंटेन करके रखना है, स्पेसिफिक ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स। और लो लेवल का क्या होता है, डिविजनल ऑब्जेक्टिव, डिपार्टमेंट एंड यूनिट ऑब्जेक्टिव्स, इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव एंड परफॉर्मेंस एंड डेवलपमेंट। क्वेश्चन नंबर 4, डिस्कस डिफरेंट टाइप ऑफ ऑब्जेक्टिव्स इन कंटेक्स्ट ऑफ प्लानिंग। अब पहले प्राइमरी, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का हम प्रॉफिट कमाएं। आप भी हो, आप किस लिए पढ़ रहे हो, कि मुझे पढ़ा होगा कुछ बनना है। आप बनोगे, आपका खुद का डेवलपमेंट होगा। सेकेंडरी, आपके पास हाई सैलरी आएगी। सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव्स, आइडेंटिफाइंग देयर प्रोडक्ट, देखो प्रॉफिट कमाने के लिए प्रोडक्शन करना पड़ेगा। सेकंड में कह रहे हैं कि प्रोडक्शन टारगेट्स को, और हम प्रोडक्शन को इस तरीके से करें वेस्टेज कम हो, जिससे हमें ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम बेनिफिट हो। इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो देखो ऑर्गेनाइजेशन में काम कौन करता है, पर्सनल कर रहे हैं एम्प्लॉइज। तो जब तक एम्प्लॉइज को ये नहीं देगा कि मेरी डेवलपमेंट हो रही है, मुझे कुछ सीखने को मिल रहा है, वो अच्छी तरीके से काम नहीं करेगा। सोशल ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव क्या होता है, जैसे आपने प्रोडक्शन करी तो आप अच्छी यूनिट बनाइए, अच्छी क्वालिटी सोसाइटी को दीजिए, जिससे सोसाइटी आपकी प्रेज करे। तो सेंस में चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज स्ट्रेटजी, व्हाट आर दी कैरेक्टरिस्टिक्स स्ट्रेटजी। स्ट्रेटजी क्या होता है, ये कहता है स्ट्रेटजी है, वो काफी टाइम पहले आई है वो से। उसमें क्या होता है, जब लोग लड़ाई करने चाहते थे, वो दूसरों को देख लेते थे कि वो कैसे एक्ट करने वाला है, और जैसे वो एक्ट करने वाला होता था, वो अपनी प्लानिंग उस अकॉर्डिंग करते थे। द टर्म स्ट्रेटजी हैज बीन अडॉप्टेड फ्रॉम वॉर, इज बीइंग इंक्रीजिंग and used in the business to reflect broad overall objectives and policy of an enterprise. A perfect strategy can build only on a perfect knowledge on the plan others in the industry. अब ये कह रहे हैं, जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि आपके कॉम्पिटिटर्स क्या करने वाले हैं, आप सही स्ट्रेटेजी कभी बना नहीं सकते, क्योंकि आप मार्केट में अकेले नहीं है। अगर आप आज के टाइम में अगर 1% अकेले भी है, तो दूसरा टाइम दूसरा कोई ना कोई पर्सन बैठा होगा, वो आपको तुरंत तुरंत कॉपी करने की कोशिश करेगा, या कुछ नया कॉन्सेप्ट लाके आपको कॉम्पिटिशन देने की ट्राई करेगा। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, combination of different factors related to business organization. Strategy is means to an end, not an end itself. ये नहीं है कि स्ट्रेटजी का मतलब ये नहीं कि आपने एक बार लगाया आपका सारा काम खत्म, नहीं। जिस बार में आपने कोई प्लान किया या कुछ किया, वो अचीव हो जाएगा, उसके बाद स्ट्रेटजी रुक जाएगी। उसके बाद ही आप, ये नहीं कि बैठ जाओगे आप घर पे, आपके तुरंत की तुरंत आप सेकंड टाइम सोचोगे कि मुझे नेक्स्ट टाइम क्या करना है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 3, define corporate strategy, explain its features. Strategy is term which is normally used in the battlefield for planning a military movement and handling troops, etc. It involves preparing oneself in the advance for meeting unforeseen factors. Strategy क्या है, जैसे आपको पता है कि आपको एग्जाम है 6 मंथ बाद, तो आपकी स्ट्रेटजी क्या होती है कई बार कि आप उसमें देखोगे कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं। तो सब्जेक्ट की लिस्ट में आप ये देखोगे, पूछोगे सीनियर से कि भाई कौन सा सब्जेक्ट मुश्किल है, कौन सा इजी है, कौन सा क्या है। अगर कोई मुश्किल लगता है, आप स्टार्टिंग से तैयार करने लग जाते हो। अगर कोई आपको लगता है इजी है, तो आप कहते हो मैं आखिरी महीने में कर लूंगा। ऐसी कंपनी के प्लान्स इस तरीके से बनते हैं। The above definition reveal the following important characteristics: provide guidelines, thinking of action, judicial combination of human and other resources, think the consideration of external and internal। कि मतलब हमें बाहर का भी देखना पड़ता है क्या चीज आ रहा है, फिर हमें देखना पड़ता है हमारे पास क्या है। Usually done for a long period, depends upon the both external and internal factors, dynamic, formulated by top management। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, हाउ इज स्ट्रेटजी फॉर्मुलेटेड, स्ट्रेटजी बनाई कैसे जाती है। सर्विलेंस ऑफ चेंजिंग इंटरनल एंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, जब चेंज होएगा तभी आप स्ट्रेटजी में चेंज लाओगे। अगर कोई चेंजेस नहीं चल रहा, तो आप क्या सोचोगे, जो मतलब पिछला प्लान है हम उसको ही कंटिन्यू कर लेते हैं।
आइडेंटिफिकेशन ऑफ द अपॉर्चुनिटीज टू बी एक्सप्लॉइटेड एंड डेंजर्स टू बी अवॉइडेड। जैसे जैसे अपॉर्चुनिटी आएगी उसके साथ बाय वन गेट वन में थ्रेट्स भी आते हैं, तो हमें उस थ्रेट्स को दूर करना है। थर्ड, असेसमेंट ऑफ द स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। अपॉर्चुनिटी के बाद आप क्या देखोगे, मैं कहाँ पे स्ट्रॉन्ग हूँ, कहाँ पे वीक हूँ। अगर जहाँ पे वीक होंगे आप उसे ओवरकम करने की ट्राई करोगे। फोर्थ पॉइंट, फॉर्मुलेशन ऑफ मिशन एंड ऑब्जेक्टिव्स। फिफ्थ, आइडेंटिफाइंग स्ट्रेटजीज ऑफ द कंपनी एम्स। सिक्स्थ, evaluation of the strategies and choosing those which will be implemented. Seventh, establishing and monitoring process to make sure that strategies are properly implemented. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तक। What is corporate planning? Explain briefly the objectives and importance of corporate planning. Corporate planning is a sophisticated planning tool. Planning क्या है? एक अच्छा tool है. Corporate planning is the determining of long-term goals of a company as a whole, then develop plans to achieve those goals, giving due weightage to the environment changes. जैसे आजकल क्या है, लोग ग्रीन रिसोर्सेज में अपना पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है आने वाले टाइम में जैसे अभी ईवी का आ रहा है, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स का, तो ये भी क्या है, एक लॉन्ग टर्म में है, सोच के चल रहे हैं कि मतलब हमें पोल्यूशन फ्री बनाना है। तो इस तरीके से एक डेफिनेशन देखते हैं, कॉर्पोरेट प्लानिंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। जैसे आपकी प्लानिंग कभी रुकती कोई ना, आप बैठे बैठे भी कुछ ना कुछ सोचने लग जाते हो, ऑफ मेकिंग प्रेजेंट एंटरप्रेन्योरियल डिसीजंस सिस्टमैटिकली विद द बेस्ट पॉसिबल नॉलेज ऑफ देयर फ्यूचरिटी, organizing systematically the efforts needed to carry out these decisions and measuring the result of this decision against the expectations through organized systematic feedback. अब कॉर्पोरेट प्लानिंग इज अ कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव, क्योंकि स्ट्रेटजी प्लानिंग होती है, ऑपरेशनल प्लानिंग, प्रोजेक्ट प्लानिंग। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? फॉर्मल या सिस्टमैटिक प्रोसेस है कि पहले ये होगा फिर ये होगा ये होगा। ये क्या प्रॉपर प्लान ही है, रैशनल है, मतलब आप ये अपनी इंट्यूशन पे बेस्ड तो नहीं है, हाँ ये कर लेंगे वो कर लेंगे। प्लानिंग एक प्रॉपर उसको होती है, कोई ना कोई मेथड होता है, आप प्रॉपर तरीके के रिपोर्ट्स को एनालाइज करते हो। कंटिन्यूस प्रोसेस है, लॉन्ग टर्म है, इंटीग्रेटेड फ्रेमवर्क, कंसर्न विद फ्यूचर इम्पैक्ट। ऑब्जेक्टिव्स क्या है? एलोकेट दिस केयर रिसोर्स। आप देखोगे मेरे पास 5 एम्प्लॉई है और मुझे प्रोजेक्ट वो करना है, पूरा करना है, तो उस वक्त क्या है, आप एलोकेट कर दो उसके रिसोर्स, तो मैं उन 5 एम्प्लॉइज का कैसे बेस्ट तरीके से यूज कर सकता हूँ। असिस्ट द फर्म इन स्पॉटिंग द एनवायरमेंट अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट, रिकोलेट द फर्म इन ऑन इंटरनल स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। इंपॉर्टेंस क्या है? फाइंडिंग आउट थ्रेट एंड अपॉर्चुनिटीज इन द एनवायरमेंट। जब आप प्लान करोगे आप क्या सोचोगे कि आने वाले टाइम में मैं ये करूंगा, तो आप क्या सोचोगे, सेकंड टाइम आपके थॉट आएगा मन में, लोग कह देते हैं कि नेगेटिविटी नेगेटिविटी नहीं होता, वो थ्रेट्स होते हैं कि मुझे ये थ्रेट्स आ रहे हैं। तो वो थ्रेट्स के बारे में सोचना बहुत जरूरी होता है। क्यों? क्योंकि अगर आप एक बार आपने कहीं पे पैसा लगा दिया, वहां पे आप खाली पैसा नहीं लगते, वहां पे आपके एम्प्लॉयज भी लगते हैं, आपका टाइम, टाइम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है। ब्रॉड विजन इंस्टेड ऑफ नैरो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दिस इज द टाइप्स ऑफ ग्रोथ। ग्रोथ में कह रहा है हम दो टाइप की ग्रोथ कर सकते हैं, इंटरनल ग्रोथ और एक्सटर्नल ग्रोथ। चलिए अब रीड करते हैं। इंटरनल ग्रोथ कैसे होता है? मुझे सेल्स बढ़ानी है, मुझे प्रॉफिट कमाना है, मार्केट शेयर को एक्सपेंड करना है, ये क्या आप अंदर से सोच रहे हो। अब इसके एडवांटेजेस क्या है? ग्रोथ इज नेचुरल, फाइनेंस इंटरनल। मतलब क्या होता है, आप कहीं पर सुनते हो कि कंपनी ने 100 रुपए का प्रॉफिट कमाया, लेकिन डिविडेंड कितने का दे रहा है, वो 70 रुपए का, तो वो 30 रुपए वो अपने पास बचा के रख लेते हैं कि हमें फ्यूचर में जरूरत होगी, हम इसको यूज कर लेंगे। तो वही ये कह रहा है कि मतलब प्लफिंग बैक ऑफ प्रॉफिट। नो मेजर चेंजेस आर रिक्वायर्ड इन द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, existing resources of the firm are fully utilized. Disadvantage: long time to achieve this target rate of growth. Firm may not able to position to exploit the present opportunities. अब इंटरनल ग्रोथ कैसे कर सकते हैं? जैसे आपने सेल्स बढ़ा ली, या आपने कहा वाला प्रोडक्ट लेके जाइए, वहां पे क्या है, हमारा ये वाला काम आएगा आपके इसके लिए, और साथ में जब आपका काम पूरा हो जाए ये सेकंड चीजों में यूज हो सकता है। जैसे आपका टूथपेस्ट ले लो, टूथपेस्ट क्या है, जब तक आप माउथ में कर दो ठीक है, जब आपका वो आपको लगता है कि मैंने अभी थोड़ा खराब हो चुका है या ओल्ड हो चुका है, तो आप उसे रख देते हो। किस लिए रख देते हो? कि बाद में शूज को साफ कर लूंगा, या विंडोज को क्लीनिंग के लिए, या अदर पर्पज के लिए, मतलब उसके न्यू यूज, न्यू जोग्राफिकल एरिया। मार्केट पेनिट्रेशन क्या होता है? उसी प्रोडक्ट को उसी मार्केट में इंक्रीज करना। जैसे आपने ब्रश का मल्टीपल यूजेस निकाल दिए, अब जैसे कोलगेट वालों ने क्या देखा एक टाइम पे कि हमारी सेल की इंक्रीज होना बहुत कम हो गया, तो उन्होंने क्या क्या, दिन में आप एक टाइम नहीं 2 बार ब्रश कीजिए, उससे ज्यादा दांत साफ रहते हैं। अब इसे क्या, सेम लोगों ने और ज्यादा खरीदना शुरू कर दिया क्योंकि उसके यूजेस बढ़ गए। प्रोडक्ट डेवलपमेंट एडवांटेजेस ये तो है। अब एक्सटर्नल ग्रोथ, एक्सटर्नल ग्रोथ में इसने 4 तरीके की बताई है। हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन और मर्जर। इसमें क्या है, आप जैसे आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हो और आपका कॉम्पिटिटर बना रहा है, आप सीधा जाओ कॉम्पिटिटर को एक्वायर कर लो।
या उसके साथ मर्ज होता काम कर लो। अब आते हैं बैकवर्ड इंटीग्रेशन और फॉरवर्ड इंटीग्रेशन। इसमें क्या होता है, जैसे आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हो उसके बीच वाली स्टेज पर, अब जैसे आप कॉफी का रेस्टोरेंट चलाते हो, तो आपने क्या देखा कि मेरे पास जो रॉ मटेरियल अच्छा नहीं आ रहा, तो आपने खुद के फार्म्स को ओन कर लिया, वहां पे खरीद लिया। ये क्या आपकी बैकवर्ड इंटीग्रेशन, आप बैकवर्ड जा रहे हो, जिससे क्या आप खुद ही उगा रहे हो और खुद ही बना रहे हो, उससे क्या आपकी क्वालिटी इंक्रीज हो गई। अब सेकंड, आप कुछ प्रोडक्ट बना रहे हो, उसके लिए आप ट्रांसपोर्टेशन पहले आउटसोर्स करते थे कि मतलब कोई एजेंसी थी। अब आपने क्या देखा कि बाहर से लेके आ रहा हूँ, एक तो टाइम ज्यादा है, ऊपर से वो ज्यादा कॉस्ट लेने लग रहे हैं आज के टाइम पे, वो हमारा फायदा ले रहे हैं। तो आपने क्या कहना, खुद की ट्रांसपोर्टेशन शुरू कर ली। उसमें क्या फॉरवर्ड इंटीग्रेशन या मर्जर, क्या आपने उनको एक्वायर कर लिया। कॉन्ग्लोमरेट, इसमें क्या होता है, पीटीएम, प्रोसेस, टेक्नोलॉजी या मार्केटिंग, इन तीन में से जब आपको कुछ ना कुछ कॉमन मिल जाता है। अब हम एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कोल्ड ड्रिंक की कंपनी का, कोल्ड ड्रिंक वाला ने, जैसे कोको कोला है, कोको कोला है, एक उन्होंने हेल्थ के लिए जीरो कोक निकाल दी। तो अब वो क्या है, प्रोसेस, टेक्नोलॉजी, इन सब चीजों में सेम है, हम उसे कॉन्ग्लोमरेट ले सकते हैं। एडवांटेजेस, ग्रोथ इज वेरी फास्ट, फर्म गेट रनिंग बिजनेस यूनिट्स, वेस्टफुल competition can be eliminated. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज जॉइंट मर्जर, एडवांटेजेस। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज जॉइंट वेंचर, डिस्कस द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ जॉइंट वेंचर। जॉइंट वेंचर क्या होता है, जब दो कंपनी आपस में मिलकर काम करने का सोचती है। जैसे हम काफी टाइम से देखते आ रहे हैं, मारुति सुजुकी, सुजुकी जापान की और मारुति इंडिया की। अब जॉइंट वेंचर में क्या होता है, कोई किसी का बॉस नहीं होता, दोनों खुद के मालिक होते हैं, मतलब कोई किसी को डोमिनेट नहीं कर सकता। अभी क्या करते हैं, एक अलग से कंपनी बना देते हैं, उसके अंदर इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर कौन होते हैं, इक्विटी कैपिटल वाले कंपनी के मालिक, तो उससे बेनिफिट आता है। एडवांटेजेस क्या है, रिस्क ऑफ जॉइंट वेंचर, मतलब वो कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करना है, अब दो कंपनी आपस में रिस्क शेयर कर सकती है। हाई रिस्क कैन बी रिड्यूस्ड, स्मॉल फर्म ज्वाइनिंग हैंड्स कम्पीट विद लार्जर फर्म, मतलब एक काफी बड़ी फर्म है, उसके अलावा छोटी छोटी फर्म थी, अब सब छोटी फर्म से मिलकर सोचा हम इसको कंपटीशन देंगे। एडवांस टेक्नोलॉजी, अच्छी टेक्नोलॉजी आ जाएगी। डिसएडवांटेज क्या है, ईच पार्टनर डिजायर टू मेजॉरिटी स्टेक, जैसे आप हो या कोई भी हो, वो हर एक बंदा जाएगा कि कंपनी में ज्यादा स्टेक मेरा रहे। डिफरेंस इन कल्चर, डिफरेंस इन ओपिनियंस भी ले आते हैं, लैक ऑफ प्रॉपर कोऑर्डिनेशन। अब जॉइंट वेंचर कहाँ पे यूजफुल हो सकता है, रिस्क ऑफ बिजनेस कैन बी शेयर्ड, जहां पे ज्यादा रिस्की हो वहां पे आप यूज कर सकते हो। अनइकोनॉमिकल ऑफ अ सिंगल फर्म, competitions of two firms can be brought together venture. अब गाइडलाइंस फॉर इफेक्टिव जॉइंट वेंचर, ऑब्जेक्टिव्स, चॉइस ऑफ अ पार्टनर, शेयर होल्डर और मैनेजमेंट। अच्छी मैनेजमेंट जो होगी तो वो अच्छे तरीके से काम कर पाएगी। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज डाइवर्सिफिकेशन, वेरियस टाइप्स ऑफ डाइवर्सिफिकेशन, व्हाट सिचुएशन ऑफ फर्म में चूज टू स्ट्रेटजी ऑफ डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन क्या होता है, जब एक कंपनी को लगता है कि मुझे इस प्रोडक्ट में इतनी डेवलपमेंट होनी थी, इतनी प्रोग्रेस होनी थी, वो हो चुकी है, अब इस प्रोडक्ट में हम आगे ज्यादा एक्सपेंशन नहीं कर सकते, वो दूसरा प्रोडक्ट उठा लेते हैं। अब एग्जांपल लेते हैं, जैसे आप बिस्कुट बना रहे थे, आपने सोचा जितनी मेरे को मार्केट मिलनी चाहिए थी उतनी मैं मार्केट में एस्टेब्लिश हो चुका हूँ इस टाइम पे, तो आप क्या करते हो, कपड़े का काम शुरू कर देते हो। अब कपड़े और बिस्कुट में कोई सिमिलरिटी है नहीं है, ये दोनों बिल्कुल अलग अलग इंडस्ट्री होगी। तो डाइवर्सिफिकेशन, अभी कहते हैं डाइवर्सिफिकेशन दो टाइप की होती है, कॉन्सेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन, कॉन्ग्लोमरेट डाइवर्सिफिकेशन। कॉन्सेंट्रिक हम पढ़ के आए जैसे पीटीएम, प्रोसेस, टेक्नोलॉजी, मार्केटिंग, मतलब किसी ना किसी वे में रिलेट कर ही जाते हैं घुमा फिरा के, तो उस सेंस में। कॉन्ग्लोमरेट डाइवर्सिफिकेशन, जिसका कोई मतलब ही नहीं होता, जैसे बिस्कुट और कपड़े का कोई आपस में मेल कोई ना है, बिल्कुल दूर दूर तक का, ऐसे कॉन्ग्लोमरेट कि मतलब इसमें कोई लिंकेज नहीं होती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 14, एक्सप्लेन इन ब्रीफ द कांसेप्ट ऑफ मॉडर्नाइजेशन। मॉडर्नाइजेशन क्या होता है, कि अपनी टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करना। आप किसी भी टेक्नोलॉजी को अपग्रेड क्यों करोगे, जिससे आपका टाइम बचे। अब क्या होता था, जैसे पहले के टाइम पे आप कॉपी रजिस्टर बनाते थे, और आपको क्या होता था, जैसे लेट्स सपोज आप दूसरी दूसरी जगह रहते हो, आपका कॉलेज कहीं हो रहा है, पहले आपको ऑफलाइन पीडीएफ सबमिट होती थी, आपने पहले लिखा, फिर आपको दूसरे शहर जाना पड़ता था पीडीएफ देने के लिए मैम को प्रोजेक्ट। लेकिन आज के लिए क्या है, आपने घर बैठे लैपटॉप पे पीडीएफ बनाई और साथ में सबमिट कर दिया, उससे आने जाने का पैसा भी बच गया। ऐसे मॉडर्नाइजेशन बेसिकली इन्वॉल्व्स अपग्रेडेशन ऑफ टेक्नोलॉजी टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी, प्रोडक्ट क्वालिटी एंड रिड्यूस वेस्टेज, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। मॉडरेशन के क्या क्या इंप्लीकेशंस आएंगे, मेंटेन पोजीशन इन दी मार्केट, स्टिमुलेट इंटरनल ग्रोथ। एडवांटेजेस क्या है, इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी ऑफ द फर्म, बेटर प्रोडक्ट्स बना पाएंगे, प्रोडक्टिविटी ऑफ द profitability of the firms goes up and increase efficiency, workers acquire advanced skills,
एक वर्कर है पहले हाथ से बना था लेकिन आज मशीन से बना दे तो उसकी स्किल्स भी अपग्रेड होंगी, कॉम्पिटेटिव पोजीशन ऑफ द फर्म विल इंप्रूव। लिमिटेशन क्या है कि इंटरनल सोर्सेज ऑफ फंड्स, क्या जैसे थोड़े थोड़े पैसे के बचा तो रहे हो लेकिन एक प्लांट के ऊपर हमें हैवी इन्वेस्टमेंट चाहिए थे कि अब तो आपकी इंटरनल फंड्स उसकी हमारे रिक्वायरमेंट को पूरा ना कर पाए। एग्जिस्टिंग स्टाफ में फेस प्रॉब्लम, जैसे एग्जिस्टिंग स्टाफ में क्या होता है कई बार हम पे एक्सपीरियंस पीपल होते हैं, अब वो उनके पास ओल्ड मेथड्स होते हैं, वो अपने पुराने तरीके से काम करते हैं, जैसे पहले कॉपियों में सारे अकाउंट्स बनते थे और बनते थे, लेकिन अब टैली आ गया और ओरेकल आ गया, फाइनेंस के बहुत अच्छे अच्छे सॉफ्टवेयर आ गए, तो उन्होंने पहली बारी में जाते एक्सेप्ट नहीं किया होगा, पहले लोग मना करते हैं, रेजिस्ट करते हैं, तो मैनेजमेंट उन्हें मनाती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टॉप एग्जीक्यूटिव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को, व्हाट डू यू मीन बाय फोरकास्टिंग एंड स्टेटेड फ्यूचर्स। फोरकास्टिंग क्या होता है, फ्यूचर के बारे में सोचना। अब सोचने में ये नहीं आता अंधाधुंध सोचना, कुछ एक बेसिस पे सोचना। अब जैसे आपने ये सुना होगा, प्रोफेशनल्स होते हैं, जैसे लेट्स सपोज हम एग्जांपल लेते हैं सीए का। अब एक बंदा आया, उसने कहा सर मुझे बैंक से लोन चाहिए, लेकिन बैंक वाले क्या कह रहे हैं, मुझे अगले 6 महीने के एक प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ला के ले दीजिए। तो सीए क्या कहेगा, पिछले 3 साल की रिटर्न लिया, मेरे को सारी इंफॉर्मेशन दे, बिजनेस कैसे चल रहा है, क्या क्या प्रॉफिट चल रहे हैं, कैसे लॉसेज हो रहा है, बिजनेस कैसे रन करता है, सारी इंफॉर्मेशन। तो वो पिछले पास के बेसिस पे वो सिर्फ फ्यूचर के 6 महीने या 1 साल की रिपोर्ट बना के देता है कि आने वाले साल में ये बिजनेस ऐसे परफॉर्म कर सकता है, उस बेसिस पे बैंक उसमें ग्रांट कर देता है लोन। फोरकास्टिंग प्रोवाइड्स अ लॉजिकल बेसिस फॉर द डिटरमाइनिंग इन एडवांस the nature of future business operations and basis for the managerial decision about the material, personal, and other requirements. Managerial about aim reducing the guesswork while performing the forecast by collecting the relevant data using the scientific techniques of inference and analysis. अब एक डेफिनेशन, फोरकास्टिंग इज द कैलकुलेशन ऑफ प्रोबेबल इवेंट्स। आपने देखा कि मतलब ये एक रिस्की बिजनेस है, इसमें हर साल कुछ ना कुछ इवेंट अक्कर होता है, फायर लग जाती है या ब्लास्ट हो जाता है, तो आपने आने वाले टाइम में भी उसके बारे में सोच के किया। टू प्रोवाइड अगेंस्ट द फ्यूचर, इट देयरफॉर इन्वॉल्व्स अ लुक अहेड इन द बिजनेस एंड आइडिया ऑफ प्रीडिटरमाइंड इवेंट्स एंड देयर फाइनेंशियल implication as it is the case of budgeting. Following are the features concerned with future course of action, probability of happening of future events, analyzing the past and present factors with the relevant, using of statistical and mathematical tools. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन प्लानिंग एंड फोरकास्टिंग। अब आपने क्या देखा, फोरकास्टिंग में आप सर्टेन बेसिस ले रहे हो कि आपने पास्ट में इंफॉर्मेशन ली, लेकिन प्लानिंग में क्या होता है, हाँ मेरे पापा ने ऐसे काम किया था तो मैं आने वाले टाइम में ऐसे कर लूंगा, एक आपकी जजमेंट है पर्सनल। आइए मीनिंग, फोरकास्टिंग इज कंसर्न विद एस्टिमेटिंग फ्यूचर परफॉर्मेंस ऑफ एंटिटी कंसीडरिंग पास्ट एंड करंट परफॉर्मेंस। पहले क्या करती थी, आज क्या करती है, उसके बेसिस पे आप फ्यूचर रिपोर्ट दोगे। Planning is the process of looking ahead, projecting the future course of action for the firm and also various other units within it, based on assumptions that involves a certain degree of guess, relevant information, forecast objectives, concerned with estimating future events और trend। कि आपका ट्रेंड आ रहा है कि मतलब पहले आपके 10 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, फिर 15 का हुआ, फिर 20 का हुआ, फिर आप क्या चाहते हो कि आने वाले टाइम में 25 करोड़ का होगा, 5-5 करोड़ का ट्रेंड आ रहा है इंक्रीज, या 5% का एग्जाम्पल ले सकते हो। assessing the future and providing stress on facts, इसमें फैक्ट्स एंड एक्सपेक्टेशन कि हाँ ये हो सकता है, इसमें सिर्फ नहीं पहले भी ऐसा काम होता था और आने वाले टाइम में भी ऐसा ही होगा, तो ये फैक्ट्स के बेसिस पे डिजिट हो गया। रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिफरेंट लेवल ऑफ मैनेजर्स आर समटाइम एक्सपर्ट आर एम्प्लॉयड बाय द मैनेजमेंट, एक्सपर्ट्स की नीड होती है, टॉप लेवल मैनेजर्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, डिस्कस द लिमिटेशन ऑफ फोरकास्टिंग, basis for forecasting. अब it should be kept in mind the forecasting is usually based on assumptions, appropriations and average calculation. अब forecasting क्या है, ये कह रहा है कि आप assumption पे बेस करते हो, तो assumption हर बार सेम है ऐसा जरूरी नहीं होता। आपने कोई assumption लेके उसको forecasting करके दियो कि आपका सेम काम को दूसरा पर्सन कुछ assumption लेके कर दे। Reliability of past data, the success of forecasting heavily depend upon the accuracy and reliability of data. अब आपने किसी पर्सन की सेल्स रिपोर्ट बनानी है, अच्छा तो आप क्या कहोगे, भाई मुझे पिछले साल 4 साल की रिकॉर्ड दे दे, लेकिन उस पर्सन ने क्या किया, झूठी रिपोर्ट ला के दे दी, जिसमें क्या है सिर्फ सेल्स का ट्रेंड बढ़ ही रहा है, तो एक्चुअल में पता चले उसकी सेल्स बढ़ने की बजाय घट रही है। तो एक्यूरेसी पर डिपेंड करता है। टाइम एंड कॉस्ट, अब प्रॉपर एनालिसिस, प्रॉपर फैक्ट्स, तो इन चीज के लिए प्रॉपर टाइम चाहिए होता है, लेकिन कई बार क्या होता है, कई बार जाने कह देते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है, बस तू जल्दी से रिपोर्ट दे दे। जैसे आपने देखो राम सेतु मूवी है, उसमें क्या होता है, अक्षय कुमार को कह दिया जाता है भाई अब देखो हमारे पास टाइम तो नहीं है,
बस को रिपोर्ट ही देनी है साइन करके, तो वो साइन का एक गलत फायदा ले लेते हैं पोजीशन का। जस्ट एस्टिमेट्स प्रोन टू एरर। हर चीज देखो, फ्यूचर 100% प्रेडिक्ट करते, कोई भगवान पे बैठा नहीं है। हर एक जना अपने अजम्पशंस को लेते हैं, अपने मेथड को अप्लाई करते हैं, तो कभी करके प्रोन टू एरर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तो, व्हाट डू यू मीन बाय मॉनिटरिंग ऑफ प्रोजेक्ट, स्टेट द ऑब्जेक्टिव्स। मॉनिटरिंग ऑफ प्रोजेक्ट क्या होता है? आप प्रोजेक्ट को टाइम टू टाइम मॉनिटर करिए। मॉनिटर कैसे? आपका प्रोजेक्ट, जैसे आपको महीने बाद आपको एक रिपोर्ट बना के देनी है, आपने क्या किया, मेरे को एक हफ्ते में इसकी इंट्रोडक्शन तैयार करनी है, मुझे एक हफ्ते में इसके फंक्शंस, एक हफ्ते में इंपॉर्टेंस, एक हफ्ते में क्या क्या आपने, मुझे इसके अंदर 10 पॉइंट्स चाहिए, मेरे को 10 पॉइंट्स के लिए 10 बुक रेफर करनी पड़ेगी, मुझे विकीपीडिया में जाना पड़ेगा, अच्छे तरीके से ड्रैप एनालिसिस चाहिए, उसके लिए फोटोग्राफ चाहिए अच्छा बनाने के लिए, अच्छी हैंडराइटिंग, अच्छे टूल्स को यूज करना। तो मॉनिटरिंग क्या, जब आप मॉनिटर करोगे तभी आपको पता चलेगा। आप 6 डे पे आके आप क्या देखोगे, हाँ मेरा काम पूरा हुआ क्या नहीं हुआ। अगर नहीं हुआ तो आप 7 डे पे पूरा जोर डाल के उसको कंप्लीट करने का ट्राई करोगे। Monitoring of a project and program aims at supporting the project management. It helps the management its risk. It involves the systematic and continuous collection of data. Monitoring mainly focus efficiently induces the outcome and impact. It is the key for ensuring necessary accountability in relation to the performance and result of a project. आप अकाउंटेबिलिटी फिक्स कर सकते हो। आपने जैसे ग्रुप होता है, ग्रुप के अंदर 4 पीपल है, लेट्स सपोज एक प्रोजेक्ट है, आपने 4 लोगों के बीच में डिवाइड कर दिया कि तू ये काम करेगा, तू ये करेगा, तू ये करेगा, तू वो करेगा। अब हफ्ते बाद अब नहीं काम करके आया, अब सारे लोग उसको ही ब्लेम करेंगे, भाई तू नहीं करके आया, तेरी वजह से हमारी रिपोर्ट लेट हो रही है। तो आप उसमें अकाउंटेबिलिटी फिक्स कर सकते हो। अब मॉनिटरिंग एम क्या है इसका, चेक द प्रोग्रेस, हमारा काम कहां तक पहुंचा। इट एंश्योर अचीवमेंट ऑफ माइलस्टोन, आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम्स। हफ्ते बाद आप क्या देखोगे, मुझे प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, मुझे डाटा नहीं मिल रहा, मुझे एक और पार्टनर की जरूरत है। रिकंसिडरिंग द नीड ऑफ चेंज, आपको कोई चेंज या अमेंडमेंट करनी है। मेंटेनिंग द क्वालिटी, मॉनिटरिंग प्रोवाइड इंफॉर्मेशन दैट विल बी यूजफुल इन एनालिसिस द प्रोजेक्ट, determining whether the inputs in the project are well utilized, identifying the problems and finding their solution, ensuring all the activities that carried out properly and right people and in the right time. Okay, next question. Discuss the steps taken in decision making. देखो डिसीजन मेकिंग है, उसके अंदर स्टेप डिफाइनिंग एंड अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। आप डिसीजन लेने से पहले आप क्या देखोगे, मुझे दिक्कत क्या थी। अब जैसे आप एग्जाम में जा रहे हो, आपको बाई चांस पहले पेपर में ऐसा कभी होए तो ना, लेकिन आपको कभी लग रहा है कि मुझे लिखने में प्रॉब्लम आ रही है, आप सेकंड टाइम के पेपर में क्या करोगे, पहले से एक पेपर लिख के जाओगे, आपने प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड किया, मुझे असली में दिक्कत आ कहाँ रही है, लिखने में आ रही है। आप मॉक टेस्ट पेपर किस लिए दिए जाते हैं, ताकि जो प्रॉब्लम हमें प्रैक्टिकल जाके फेस करनी है, हम उसके लिए पहले से मेंटली प्रिपेयर रहे। डिफाइनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग, फाइंडिंग वेरियस अल्टरनेटिव्स, कि अब आपको कोई भी सामान लेना है या कुछ भी लेना है, आप पहले क्या देखते हो, मेरे घर पे ये है क्या नहीं है, आप अपनी मम्मी से पूछोगे, आपकी मम्मी कहेगी बेटे इसकी जगह ये कर ले, इसकी जगह वो कर ले, ठीक है, अल्टरनेटिव। सिलेक्टिंग द वेरियस अल्टरनेटिव, अब उस वेरियस अल्टरनेटिव से आगे कई बार दिमाग खराब हो जाता है कि अबे यार ये भी है, ये भी है, ये भी है, अब इसमें से क्या करूं। तो आप अपने दोस्त से पूछते हो या अपने किसी से भी पूछते हो जो जिसको आप आइडियल मानते हो, तो सिलेक्टिंग कर दो। टेक एक्शन, इम्प्लीमेंटेशन एंड फ्लो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय बाउंड्री रैशनैलिटी, व्हाट आर इट्स कॉजेस। बाउंड्री रैशनैलिटी क्या होता है, जब आपको कोई बात कह दी जाती है और आपको कहते हैं कि इस दायरे में सोच, कि आपको कोई भी प्रोजेक्ट है, आपके पास इतनी इंफॉर्मेशन है, आप सिर्फ इतने में ही सोच सकते हो, आप इसके बाद जाके नहीं सोच सकते, तो उसे बाउंड्री रैशनैलिटी कहते हैं। कोशिश क्या है, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, कि लोग आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कर रहे, या आपको जो टॉपिक दिया वो इतना मुश्किल है, आपको उसकी इंफॉर्मेशन मिलना बहुत ही रेयर है। इम्परफेक्ट नॉलेज, कि कई टॉपिक ऐसा होता है उसके बारे में किसी को भी प्रॉपर नॉलेज नहीं होती। लिमिटेड टाइम एंड रिसोर्सेज, भाई लैक ऑफ टाइम तो हर एक जगह प्रॉब्लम बनती ही है। नेचर ऑफ प्रॉब्लम, इन्वायरमेंटल अनसर्टेनिटी, ऑर्गेनाइजेशनल कंस्ट्रेंट। दैट अ ब्रीफ नोट ऑन मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम ये एक जॉब रोल भी होता है। इसमें क्या होता है, जब हमारे सॉफ्टवेयर से हर महीने रिपोर्ट आती है, हर महीने रिपोर्ट की क्या जरूरत बनती है, क्योंकि मैनेजमेंट हर महीने चाहती है, हर महीने हर हफ्ते जो भी उन्होंने स्टैंडर्ड सेट किए हुए हैं, कि मतलब हम टाइमली एक्शन ले सके। टाइमली एक्शन से क्या होगा, एक प्रॉपर लाइन में सारे काम अचीव होते रहेंगे, सारे ऑब्जेक्टिव्स अचीव होंगे। अब इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है, स्टार, स्टार का क्या, स्ट्रक्चर्ड, टाइमली, रेलिवेंट, एक्यूरेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय एनवायरनमेंट एनालिसिस, व्हाट टेक्निक वुड यू लाइक टू सजेस्ट टू एनालिसिस एंड डायग्नोस द एनवायरनमेंट। अब इन्वायरमेंट एनालिसिस क्या होता है, अपने इन्वायरमेंट को स्कैन करना। इन्वायरमेंट को स्कैन करने के लिए क्यों जरूरी होता है, देखो पहले के जमाने में होता था जो आपने सामान बना दिया वो बेच दिया, लेकिन आपके यहाँ कस्टमर ओरिएंटेड सोसाइटी है,
जो कस्टमर को चाहिए कस्टमर वही खरीदता है, ये नहीं कि जो मार्केट में है। क्यों? क्योंकि अगर आप मार्केट में जो सामान नहीं मिल रहा वो अमेजोन फ्लिपकार्ट पे जाके मंगवा लेगा। तो इस तरीके से अब इसके अंदर इससे 3 टूल दिए, स्वॉट, हिटॉप, फोरकास्टिंग। स्वॉट एनालिसिस में क्या है? स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट। आप इन सब चीजों को मेजर करते हो और आप इसके बाद एक बेस्ट डिसीजन लेते हो। हिटॉप में क्या है? इन्वायरमेंटल थ्रेट एंड अपॉर्चुनिटीज प्रॉफिट। इन्वायरमेंट में क्या क्या थ्रेट है, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज, इसको मैं एक्सप्लोइट कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि जब तक आप अपॉर्चुनिटीज का फायदा नहीं लोगे आप कैसे एक्सपेंड कर सकते हो अपने आप को। फोरकास्टिंग, क्या हम ऊपर पूरा कुछ पढ़ के आए इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन स्वॉट एनालिसिस। Strength, weakness, opportunities, threat. Strength. These denote all the goods and advantage aspect of the firm. कि कई ऑर्गेनाइजेशन को ऐसा लगता है कि मेरे पास बेस्ट एम्प्लॉई है, तो इनकी क्या स्ट्रेंथ। वीकनेस, वीकनेस रेफर टू द डिटार्टिंग एम्प्लॉइज ऑन द सक्सेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। कई ऑर्गेनाइजेशन को लगता है कि मेरे पास बेस्ट एम्प्लॉई तो है, लेकिन इस काम को करने के लिए काफी हाई इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी, बट हमारे पास इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं है। ये क्या उनकी वीकनेस। अपॉर्चुनिटीज, अपॉर्चुनिटी may come after curiosity or by undertaking some research। आपने जैसे एलोन मस्क ने क्या देखा कि पोल्यूशन बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहा है, तो सबसे पहले तो ईवी का कॉन्सेप्ट वही लेके आया टेस्ला का में। थ्रेट, थ्रेट क्या है कि लाइक अपॉर्चुनिटी थ्रेट मोस्ट ऑफन फ्रॉम द आउटसाइड। कि आपने देखा कि मैं इस फील्ड में जा रहा हूँ, लेकिन इस फील्ड में एग्जिस्टिंग प्लेयर कैसे है, उनके पास क्या क्या रिसोर्सेज है, क्या क्या उनकी स्ट्रेंथ पॉइंट है, बहुत है। राइट द शॉर्ट नोट ऑन बीसीजी मैट्रिक्स। BCG matrix is the simplest way to classify two-dimensional growth matrix। आपके एक्स एक्सिस क्या कहते हैं? मार्केट शेयर। मार्केट शेयर कैसा ज्यादा है क्या कम है? वाई एक्सिस क्या बताता है आपको? रिप्रेजेंट मार्केट ग्रोथ, कि आपके मार्केट में ग्रोथ कैसी है। अब इसके अंदर आपको चार दिए गए हैं, ये मेटाफर है। स्टार, क्वेश्चन मार्क, कैश का, डॉग। स्टार में क्या होता है? एसबीयू इज ग्रोइंग रैपिडली। एसबीयू काफी तरीके से बढ़ रहा है, हर एक फर्म चाहती है हम स्टार फेस में रहे। नीड हैवी इन्वेस्टमेंट टू मेंटेन देयर पोजीशन, इट रिप्रेजेंट द अपॉर्चुनिटी फॉर एक्सपेंशन। स्टार में क्या होता है? क्या आपने देखा कि मेरा एसबीयू, कि मेरा बिजनेस काफी अच्छी तरीके से बढ़ रहा है, अगर मैं उसमें अच्छी इन्वेस्टमेंट लगा दूं तो आने वाले टाइम में कहता है मैं बेस्ट आउटपुट दे पाऊं। कैश काउ, कैश काउ क्या होता है? जहां तक बिजनेस बढ़ना था बढ़ रहा है, लेकिन अब उससे मेरे को पैसे रिटर्न आने शुरू होगी। जैसे मैगी, मैगी आज का टाइम में आप कैश काउ का एग्जांपल ले सकते हो कि जितना एक्सपेंड करना था उसने कर लिया, ये थोड़ा बहुत चलता रहता है हल्का फुल्का ऊपर नीचे। बट आज क्या, लोग मैगी को उसके नाम से, आप दुकान पे इप्पी का पैकेट ला के रख दो, लेकिन कई लोग कहते हैं नहीं मुझे मैगी ही चाहिए। अगर मैगी उस दुकान पे नहीं अवेलेबल, वो कहते हैं कितनी दूर चले जाए मैगी लेने के लिए। क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क में सोचते हो क्या मेरा बिजनेस चलेगा कि नहीं चलेगा, क्या मुझे आगे जाना चाहिए या पीछे आना चाहिए। डॉग, डॉग में मुझे इसमें कोई फ्यूचर नहीं लग रहा, कि मैंने ये काम शुरू तो कर लिया लेकिन इसका कोई आगे फ्यूचर ही नहीं है, तो मैं उसको क्लोज कर दूं या कुछ। कैश चाहिए होगा कि सर्वाइव करने के लिए, क्या आपके खुद का एक्सपेंस ही लग रहा है बस। डॉग शुड बी मिनिमाइज डाइवेस्टमेंट। क्या आप इसको सोचते हो कि छोड़ा है मैं इसके लेकर ही जाता हूँ। कई बार होता नहीं है कि खर्चे इतने बढ़ जाते हैं कि सर्वाइवल बहुत ज्यादा मुश्किल ही लग जाता है। नेक्स्ट define the factors that affect the profitability of the firm in an industry. Rivalry intensity. There is a hardly industry which there is a no competition। अभी कह रहे हैं कि एक आधी मुश्किल से ऐसी इंडस्ट्री होगी जिसके अंदर कंपटीशन ना हो। कंपटीशन क्या होता है? बहुत ज्यादा। अब जैसे आप देखते हो कि लेट्स सपोज एक मार्केट है, उसके अंदर एक ही कोई भी सेलर बैठा है, तो वो क्या पहले महंगा सामान बेचता था, फिर दो सेलर आए, उनसे क्या उनके बीच में कंपटीशन आया। पहले उसने 10 की चीज दोनों 10 की बेच रहा था, अब देखा कि साथ साथ वाला 9 की बेच रहा था, तो वो 9 पे आ गया। लेकिन वहां पे 3 4 5, क्या तो वो 10 वाला सामान 6 रुपए पे आ जाए, तो इससे प्रॉफिट बहुत कम हो जाता है। ईज ऑफ एंटिटी, कि कितना इजी है एंट्री लेना, क्योंकि मतलब लो इन्वेस्टमेंट चाहिए करता है उसमें, कोई भी बंदा कभी आगे स्टार्ट कर दे अपना बिजनेस। अवेलेबिलिटी ऑफ सब्सटीट्यूट, कि कई बार क्या होता है मेरे पास ये प्रोडक्ट नहीं है लेकिन इस प्रोडक्ट का काम मैं इससे चला सकता हूँ, तो आपने उस प्रोडक्ट को दोबारा ना खरीद के उस पर दोबारा इन्वेस्ट नहीं किया, आपने दूसरे प्रोडक्ट को यूज कर लिया। कंसिडरेशन, ये चार फैक्टर है जो इफेक्ट करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, following are the five forces that affect the competence set of new entrants। न्यू एंट्रेंट सबसे बड़ा थ्रेट होता है, क्योंकि जब भी न्यू एंट्रेंट आएगा वो मार्केट को एक्सप्लोइट करेगा। आपका मार्केट शेयर आप एक्सपेंड कर रहे हो तो वो कुछ मार्केट अपने पास ले जाएगा। 7 मेजर सोर्सेज है जिसके कारण बैरियर लग जाता है कि न्यू एंट्रेंट आने से पहले 100 बार सोचेगा।
सप्लाई साइड ऑफ इकोनॉमिक ऑफ सेल, डिमांड साइड, कस्टमर स्विचिंग कॉस्ट। अब क्या है, जैसे लेट्स सपोज आप एप्पल का एग्जांपल लीजिए, आपके पास एप्पल का फोन है, एप्पल के ईयरबड, एप्पल की मैकबुक है, एप्पल की वॉच है, सारी चीजें आप एप्पल की है, लेकिन कुछ टाइम बाद आप फोन से बोर हो गए, अब सैमसंग पे स्विच होने की सोचोगे, लेकिन सैमसंग को स्विच करने से पहले आपके मन में क्या आएगा, क्योंकि देखो आजकल क्या है, इन्होंने इकोसिस्टम डेवलप कर लिया कि एप्पल की वॉच, ये चारों चीजें आपस में कनेक्ट हो जा रही है, लेकिन आप बीच में इसके अंदर दूसरा सिस्टम लेके आओगे तो आपको थोड़ी बहुत डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ेगी। अब फिर आपको दूसरा सारी इकोसिस्टम उनका बिल्ड करना पड़ेगा, तो स्विचिंग कॉस्ट कई बार बहुत ज्यादा हैवी हो जाती है। कैपिटल रिक्वायरमेंट कि जैसे सेमीकंडक्टर चिप है, उसके अंदर लाखों करोड़ की इन्वेस्टमेंट चाहिए, हर कोई बंदा उसमें नहीं जा सकता। इनकम्बेंसी एडवांटेज इंडिपेंडेंट ऑफ साइज, सेट ऑफ सब्स्टिट्यूट कि कई बार क्या होता है, आप काम करने की सोचते हो, लेकिन आपके मन में क्या आता है कि यह प्रोडक्ट लोगों के लिए इतना क्रूशियल नहीं है, लोग इसके अलावा इसका दूसरा सब्स्टिट्यूट ढूंढ के उससे काम चला सकते हैं। बार्गेनिंग पावर ऑफ कस्टमर, एक ऐसी इंडस्ट्री जिसके अंदर बायर बहुत बहुत लिमिटेड है, जैसे आप रेलवे मैन, आप ट्रेन बनाते हो, ट्रेन मैन्युफैक्चरिंग का काम है, अब ट्रेन ये तो है नहीं कोई बंदा खरीदेगा, गवर्नमेंट, और आपके टाइम में थोड़ी प्राइवेटाइजेशन के कारण प्राइवेट प्लेस, मतलब बहुत ही कम बायर्स हैं, तो बायर्स को इसके अंदर कहते हैं बायर, ओनली फ्यू बायर एग्जिट, स्विचिंग कॉस्ट टू अदर सप्लायर आर लो, दे थ्रेटन टू बैकवर्ड इंटीग्रेटेड, और बायर को परफेक्ट नॉलेज होती है। बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर, क्यों, क्योंकि देयर आर फ्यू सप्लायर बट मैनी बायर्स, कि कुछ चीजों के सप्लायर बहुत कम है, जैसे सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर के सप्लायर बहुत कम है, वो अभी जो चाहे डिमांड कर दे उनको वो प्राइस मिल जाता है शॉर्टेज के कारण। सप्लायर आर लार्ज एंड थ्रेटन टू फॉरगेट इंटीग्रेट, फ्यू सब्स्टिट्यूट रॉ मटेरियल एग्जिट, cost of switching raw material is especially high, that will be among existing competitors, तो कंपटीशन ही बहुत ज्यादा बढ़ गया, क्यों, क्योंकि काफी ज्यादा इजी है, या उनको दिखता है ज्यादा प्रॉफिट्स है, लेकिन ज्यादा कंपटीशन में उनका प्रॉफिट डिक्रीज हो जाएगा। that will be considered intense when there are many competitors है, existing buyer high है, industry growth is low negative, competitors are equal size, low customer loyalty, कस्टमर कभी भी किसी का लॉयल होता, जहां पे उसे बेस्ट सर्विस लो प्राइस में मिलेगी वो वहां पे लेगा। थैंक यू गाइस, आई होप आपका अच्छा लगा, मैक्सिमम 2 पॉइंट्स कवर कर दिए।